डिस्टेंस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके पास टाइम सेविंग का एक ऑप्शन है। जहां आपने बात की कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, तो स्कूल लेवल तक आपके पास बहुत सारे कैरियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, और आपके बहुत सारे फील्ड विजिट्स भी होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं उस लेवल पे तैयार कर चुके होते हैं कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है। नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई, यू कैन अचीव योर गोल। तो यहाँ अगर आपको मैथमेटिक्स के बारे में बात करनी है तो कहीं ना कहीं आपको अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। और आई एम श्योर कि सब मैथमेटिक्स कहीं मुश्किल नहीं है, और जो बच्चा मैथमेटिक्स में कहीं इंटरेस्ट हासिल कर लेता है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में सुभारती टीवी पर, और मैं हूं आपके साथ रीमा यादव। अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स की तरफ और जानेंगे उनसे कि उनके क्या सवाल हैं करियर रिलेटेड। मैं सिद्धि डागर कक्षा 11वीं से। आज के टाइम पे डिजिटल होता जा रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में आगे क्या फ्यूचर है और कैसे सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आज के टाइम पे सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ एआई बेस हो गया है। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है तो बहुत बड़ा स्कोप है आपके पास। क्योंकि आज देख रहे हैं मेटा जब मैं बात करता हूँ तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट जो आती है, और जितने भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेनिट्रेट तब करती है जब ये सोशल मार्केटिंग के थ्रू से जाती है। और ये सोशल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आती है तो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, पहला एक। दूसरा, आज के टाइम पे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन या अपना कुछ भी मैसेज अगर पब्लिक को देना चाहती है तो पहले एक ही माध्यम हुआ करता था, वो होता था टीवी या न्यूज़पेपर। लेकिन आज का माध्यम ये है कि आज सभी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है। और हमारा अगर कोई कंपनी अपना मैसेज देना चाहती है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, वो मैसेज एक गांव के तक पहुंचा सकती है, और वो उस आदमी तक पहुंचा सकती है जो पायदान के आखिरी स्टेप पे खड़ा है। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस पर ज़रूर सीखिए, और इसके सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं भी लगता है। ये आज के टाइम पे सर्टिफिकेट कोर्स है जो डिस्टेंस में होता है, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं 2 साल के जो डिजिटल मार्केटिंग के। अभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बैचलर इन डिजिटल मार्केटिंग और एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग भी निकाला है, जो आप डिस्टेंस कोर्स के साथ साथ कर सकते हैं, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस में और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के साथ कर सकते हैं। Good afternoon to all. Myself Priya Falsbal from class 11 science. So I want to know which one is beneficial to collect our degree from abroad or from India. Which one is valuable? रिया, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपने जो पूछा स्टडी अब्रॉड और आपने एजुकेशन, डोमेस्टिक एजुकेशन के बारे में। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर कि आप कितना कैपेबल हैं उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। बिकॉज अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो फीस इतनी नॉमिनल नहीं होती जो हमारे इंडिया में है। और मैं फर्स्ट ऑप्शन हर स्टूडेंट को यही बोलना चाहती हूँ कि आप पहले अपने इंडिया में ही बहुत ज़्यादा ऑप्शन है पढ़ाई के लिए, और बहुत सारे रिसर्च करने वाले लोग भी आज हमारे ड्यू में आते हैं और रिसर्च करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो मैं आपको बोलूँगी इंडिया में ही देखें, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि विदेश जाने के बाद हमारी करियर ग्रोथ अच्छी है, नो डाउट हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, अगर मैं बोलूँ इंडिया का भी आज बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल टक्कर दे रहा है। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी फैमिली और आपको लगता है कि आप इतनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो आप डेफिनेटली जाइए और बाहर से पढ़ाई करिए। लेकिन पहले इंडिया में उन चीज़ों को सर्च करिए, शायद आपकी ज़रूरत यहाँ से ही पूरी हो जाए। देखिए, आपने जो क्वेश्चन रखा कि अब्रॉड और आपका इंडिया की स्टडी के बारे में, तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास इंडिया में, जैसे मैम ने कहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, तो आप इंडिया से करें। उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप करना क्या चाहते हैं, किस मकसद से आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, कौन सा गोल आप अचीव करना चाहते हैं और किस मकसद से आप अब्रॉड जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करिए। गोल सेटिंग के बाद आप इन चीज़ों को देखिए कि आपके पास इंडिया में कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितने ऑप्शंस हैं। आपको मैं ये बता दूं कि
बाहर की कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आज इंडिया में लॉन्च करने के लिए बहुत तरस रही हैं और वो बार बार नोक कर रही हैं कि हमें इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म मिले और हम इंडिया में अपनी यूनिवर्सिटी को लॉन्च कर सकें। तो आप ये देखिए कि जब अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आने के लिए तैयार बैठी हैं और वो वेट कर रही हैं कि हमें इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो क्या ज़रूरत है हमें अपना ऑप्शन ढूंढने की। जब इंडिया को वो इतना बेहतर मान रहे हैं और हमारे पास इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज़ के भी ऑप्शन आने वाले हैं, तो अपने देश में बेहतर से बेहतर विकल्प मिल जाएगा। आप अपने कैरियर को, अपने गोल को सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग अपना चूज़ करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। नो डाउट जब हम इस तरीके के डिसीजन बनाते हैं तो जैसे मैडम ने कहा कि आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हम इस तरीके से स्पेंड करें कि जिसका वर्थलेस हो, जिसकी वैल्यू हो वो काम करें। मनी आपके लिए बाद में भी काम आएगा, आपके कैरियर गोल को सेट करने में काम आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको अचीव करनी होंगी लाइफ में जहां आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी। चॉइस आपकी है, आप इंडिया से करना चाहते हैं, आप अब्रॉड से करना चाहते हैं, बट बेटर ऑप्शन इज दिस, यू कैन अचीव योर गोल इन इंडिया, देयर इज़ नो इशू। आप बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में हायर एजुकेशन हर फील्ड में कर सकते हैं। माई नेम इज़ आदित्य डागर फ्रॉम क्लास 11 साइंस। सो बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा स्टडीज़ को साइड रख के ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल जो है ई स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो क्या स्टूडेंट अपना करियर जो है ई स्पोर्ट्स में बना सकते हैं? स्पोर्ट्स के फील्ड में हम कितना सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं या कितना आगे जा सकते हैं, तो अगर हम मन से करें, हमें अच्छे से कोई ट्रेनिंग, अच्छे से कोई प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए, कोई कोचेज ऐसे हों जहां ढंग से उतना अपना सेल्फ इंटरेस्ट और जो हमारे कोचेज हैं, एकेडमीज़ हैं, अगर वो हमें प्रॉपर सही गाइडेंस दें, सही हमें ट्रेनिंग दें, तो हम स्पोर्ट्स के फील्ड में भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना कीर्तिमान भी स्थापित कर सकते हैं। अभी आप देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है हमारे जेवलिन थ्रोवर, तो उन्होंने अभी गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम्स में जीता है। तो उन्होंने एक ही दिन में तो ये सभी नहीं कर लिया, इसमें टाइम लगा है, मेहनत करनी है। मेहनत अगर करेगा कोई भी प्लेयर तो वो काफ़ी आगे तक निकल सकता है, उसको अपना कह सकते हैं कि करियर बनाने में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, सिर्फ उसको अपनी मेहनत और लगन से काम करना है, तो स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी आगे तक जा सकता है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं सपोज़ करते हैं कि मैं एक साइड में मेडिकल स्टूडेंट हूँ और एक साइड में मैं एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, तो मुझे क्या चूज़ करना चाहिए? मुझे मेडिकल लाइन चूज़ करनी चाहिए या मुझे एथलेटिक्स चूज़ करना चाहिए? और अगर मैं मेडिकल चूज़ करती हूँ तो मैंने मेडिकल्स में देखा है कि इंडिया में है ना बहुत बजट है, मतलब अबाव 1 करोड़ से ज़्यादा ही है। और मैं एज अब्रॉड देखूँ तो वहीं जहाँ मैं अब्रॉड देखती हूँ तो वहीं 85 अप्रोक्स लाख है। तो मुझे क्या चूज़ करना चाहिए? मुझे एज ए गवर्नमेंट कॉलेज से चूज़ करना चाहिए या मुझे प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना चाहिए या मुझे अब्रॉड से चूज़ करना चाहिए? अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन देखूँ तो जैसे कि PET होता है, तो मैं अगर PET चूज़ करूँ तो मुझे क्या स्कोप मिलेगा? अगर बाय चांस इंजरी हो गई तो पूरा गेम ख़त्म ही हो जाता है। तो मुझे क्या चूज़ करना चाहिए? मेडिकल चूज़ करना चाहिए या मुझे स्पोर्ट्स पर्सन चूज़ करना चाहिए? आप वो फील्ड चूज करें जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है, यानी जहां आपको किसी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं होती। अभी आप पूछ रहे थे कि आप मेडिकल चूज करें या स्पोर्ट्स की फील्ड चूज करें, तो देखिए मेडिकल में तो नो डाउट काफ़ी खर्चा आता है फीस के रूप में, लेकिन स्पोर्ट्स के फील्ड में मैं आपको बता सकता हूं कि गवर्नमेंट ने लोअर लेवल से लेकर के और हायर लेवल तक अलग अलग स्टेजेस पे जो अचीवमेंट स्पोर्ट्स पर्सन प्राप्त करते हैं, जैसे स्कूल लेवल पे, इंटर जोनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, इस तरह के कंपटीशन होते हैं। तो जोनल लेवल से ही, इंटर जोनल लेवल से ही स्टार्ट कर दिए हैं। वहाँ पे स्कॉलरशिप के रूप में एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट आज प्रोवाइड करा रही है। ऐसे बच्चे जो फैमिली बैकग्राउंड जिनका बहुत इकोनॉमिकली थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उन परिवारों के बच्चों को वो आर्थिक सहायता के रूप में एक बड़ा अमाउंट भी आज गवर्नमेंट दे रही है।
और इसी को आज गवर्नमेंट ने आगे भी बढ़ाया। खेलो इंडिया जो प्रोग्राम शुरू किया है उसमें भी स्कॉलरशिप के रूप में एक काफ़ी बड़ा बजट स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो हम इस चीज़ को आज देख सकते हैं कि खिलाड़ी के रूप में अगर कोई अपने करियर को आगे बढ़ाना चाह रहा है तो उसको आर्थिक रूप से तो कोई समस्या आएगी नहीं। गवर्नमेंट ने इस तरह के अपने एकेडमीज और अपने स्टेडियम्स काफ़ी नज़दीक ऐसे हमारे आसपास के एरिया में हम देख रहे हैं कि काफ़ी नए स्टेडियम डेवलप किए गए हैं, एकेडमीज डेवलप की गई हैं। तो वहाँ पर बच्चे जाकर के नियर बाई कोचिंग ले सकते हैं और अगर वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे निकलते हैं तो उनको स्कॉलरशिप के रूप में काफ़ी बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करा रही है। जैसा दिनेश सर ने बताया कि आपका क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था और उस लेंदी के अलावा वो क्वेश्चन अपने आप में भी बड़ा कंफ्यूजिंग सा था कि आप दो में से कौन सा ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। वो पहली बात ये है कि आप स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों को पैरेलली लेके नहीं चल सकते, आपको कोई ना कोई एक कैरियर ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं और आप उस जर्नी को चेकआउट कर चुके हैं और आपने देख लिया है कि इसमें ये हर्डल्स हैं और इन हर्डल्स को मैं बहुत इजीली अचीव कर लूँगी, तो आप उस रास्ते पे जा सकते हैं। आपको पता है दो नाव में सवार होने वाला आदमी कभी भी पार नहीं लगता, वो कहीं ना कहीं डूब ही जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही रहेंगे। लेकिन अगर आप एजुकेशन में जाते हैं तो एजुकेशन में अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी खुले होंगे जिसमें आप किसी ना किसी लाइन में अपने आप को सेट कर पाएंगे। तो स्पोर्ट्स आपके पास एक लिमिटेड स्कोप है, अगर आप उसको जेन्युइनली अचीव कर सकते हैं और आप उस पर पूरे आपको फैमिली का सपोर्ट, आपके कोचेज़ का, आपके स्कूल का, आपकी यूनिवर्सिटी का, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस और कोऑपरेशन मिलता है तो आप अपने आप से ये चीज़ ज़रूर एक बार एनालाइज कर लें कि विच इज़ बेटर फॉर यू, स्पोर्ट्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या आपके लिए आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा है जो आपको लाइफ में कहीं भी किसी भी हर्डल में नहीं आने देगा। इसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन ये करना चाहूँगा कि अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन या मेडिकल, और मेडिकल में भी आपने कहा कि 1 करोड़ या बाहर से करते हैं तो 80-90 करोड़ का आप खर्चा उसमें आता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बेस्ट करते हैं, आपकी एबिलिटी है, तो आप इंडिया में रह कर के ही अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आता है तो आपका खर्चा ना के बराबर होगा। मेरे ख्याल से आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एमबीबीएस में कहीं एडमिशन होता है तो आपका 2 और 3,000 पर मंथ खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ, आप अगर उसमें कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपके लिए ये खर्चा 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो वो चुनाव आपको करना है, तैयारी आपको करनी है और ऑप्शन भी आपके पास है। सर आई एग्री टूवर्ड्स यू, बट अगर मैं चूज़ करूं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स फील्ड चूज़ करूं, तो बाय चांस अगर कोई इंजरी हो जाती है तो मतलब क्या मेरा स्पोर्ट्स चूज़ करना सही था? अगर सही था तो क्यों और गलत था तो क्यों? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो अजम्पशन बेस्ड है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। हम लोग उम्मीद करते हैं, फ्यूचर किसी ने भी, हम कभी भी कंफर्म नहीं करते, प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, आप एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा और इस जर्नी के बीच में आपके साथ कौन सी दुर्घटना हो सकती है या आप उसको क्लियर कर चुके हैं कि ये दुर्घटना होगी ही होगी। अगर हम ऐसा मानसिक तौर पे आज मान लेते हैं और अपने मन से हम इस चीज़ का डर बना लेते हैं कि मैं अगर इस फील्ड में गया या गई तो शायद मेरा कुछ ऐसा होगा और मैं गोल अचीव नहीं कर पाऊंगी, मैं लैग कर जाऊंगी। तो फ्यूचर
हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो कंफर्म नहीं है। सो डोंट वरी, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो निश्चित है। इसके लिए आप आज से ही कोई ऐसी धारणा बना के ना चलें। गुड आफ्टरनून सर, आई एम हैप्पी फ्रॉम क्लास 11th साइंस। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो बच्चा पढ़ाई करता है वो कभी कभी अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान ही नहीं देता, और अगर देता भी है तो वो शेड्यूल में उसका काम पूरा हो ही नहीं सकता। अगर हम शेड्यूल बनाते हैं कोई तो फॉलो दो या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि एडिक्शन हमारी फ़ोन में ज़्यादा होती है और टाइम उसमें ज़्यादा चला जाता है, तो टाइम का पता नहीं चलता कि हम फ़ोन में कितना टाइम कब चला गया। तो इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम इसको कैसे अवॉइड करें कि हम अपना जो टाइम है वो पढ़ाई में लगा सकें और फिजिकल फिटनेस में लगा सकें, फ़ोन में ना देकर। देखिए, आप सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग अपनी लाइफ में कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं रखते, और एक्सेप्टेंस आपने अपने आप ही क्लियर कर दी कि हमारा एडिक्शन फ़ोन की तरफ है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हमें ये पता है कि हम इस चीज़ के आदी होते जा रहे हैं, इस चीज़ के एडिक्ट होते जा रहे हैं, तो उस पर वर्क करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, कि हम लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, किस तरीके का टाइम शेड्यूल बनाएं। टाइम शेड्यूल को बनाते हुए हमने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहते हैं तो वो जो आपने शेड्यूल बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, वो आपने किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाया, वो आपने अपने लिए बनाया है कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब हम इस तरीके के प्रोग्राम्स बनाते हैं, अपने प्लान्स बनाते हैं, तो हम बहुत रिजिड, बहुत ही स्टिक अपना प्लान सेट कर लेते हैं, जो हमारे लिए कंटिन्यू फॉलो करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप अपना जो प्लान बना रहे हैं वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए। उसमें आप हर तरीके का वो रखिए कि आप कब खेलेंगे, कब पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, हर एंटरटेनमेंट के लिए भी, मोबाइल फ़ोन के लिए भी। तो जब आपका टाइम मैनेजमेंट आपके साथ रहेगा तो आप ज़रूर है कि अच्छे से गोल अचीव कर लेंगे। आप एक चीज़ को बखूबी स्कूल से ही सीखते जाते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट, हर पीरियड के बाद आपका नया पीरियड लगता है और वहाँ पे आपके टीचर्स, अलग सब्जेक्ट के टीचर आपकी क्लास में पहुँचते हैं। वहाँ आप क्या रिजिड हो जाते हैं कि अगर मैथ का अब पीरियड लग रहा है तो मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है या मुझे साइंस पढ़नी है। वहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई मेंटोर आपके सामने है और उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। यहाँ पे आप सेल्फ कमांडेड हैं, आपका टाइम टेबल तो बना हुआ है लेकिन आपको कमांड करने वाला आपका मेंटोर आपके साथ नहीं है। वहाँ पे आप सेल्फ कमांडेड है, अपने आप को खुद कमांड कर रहे हैं कि अभी मैंने टाइम टेबल में स्लॉट डाला कि मुझे अभी फिजिक्स पढ़ना है या मुझे हिस्ट्री पढ़ना है या मुझे पॉलिटिकल पढ़ना है, और आप उसको छोड़ के और आप बाइफरकेट हो जाते हैं कि आप अपने मोबाइल को उठाएंगे और आप उस पर लग जाएंगे। सो इस चीज़ पे आपको वर्कआउट करना होगा कि जो चीज़ें आपको करनी है उसका समय निर्धारित करें। टाइम मैनेजमेंट सीखें कि जो टाइम आपने मोबाइल के लिए दिया है आप उसी टाइम ड्यूरेशन में ही मोबाइल को टच करेंगे, और वो भी उसके लिए जो आपकी एजुकेशन के लिए या आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए बेनिफिशियल हो। गुड आफ्टरनून ऑल, आई एम अर्शित फ्रॉम 11th आर्ट्स। जैसा कि सर ने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो मैं आपसे क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या और ये कैसे हर एक स्टूडेंट्स की हायर स्टडीज़ के लिए हेल्प कर सकती है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पहली बात तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। हमारी पुरानी जो पॉलिसी चलती आई थी उसको 34 ईयर के बाद में अमेंडमेंट्स हुए हैं कुछ। उसमें हायर एजुकेशन का स्कोप क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपके लिए आती है कि आपके जो स्कोप है हायर एजुकेशन को लेके, आप लोग पहले एजुकेशन ग्रेजुएशन करते थे, ग्रेजुएशन करते हुए आपको 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करना होता था। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन आया कि अगर आप 1 साल की ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद किसी भी कारणवश मेडिकल इश्यूज या इकोनॉमिकल इश्यूज के कारण आप अपनी एजुकेशन को बीच में ड्रॉप कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है जो पहले आप लोग ग्रेजुएशन करते थे, 1 साल करने के बाद छोड़ देते थे और दोबारा जब आपका मन करता था उसको करने का, तो
आपको फर्स्ट ईयर से ही ग्रेजुएशन शुरू करना होता था। अब आपके लिए अच्छी बात यह आ गई है कि मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का ऑप्शन आपके पास है। 1 साल अगर आपने किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल अगर आप करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और आप 3 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आप बीच में अगर अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, तो नेक्स्ट ईयर आप सेकंड ईयर में एडमिट होंगे, ना कि आपको फिर दोबारा से फर्स्ट ईयर में ही आना होगा। सेकंड ईयर के बाद अगर आपने छोड़ दिया तो उसके बाद आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल के गैप के बाद भी अपनी उस एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक नया मोड़ आया है, नया आयाम आया है। बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी आपकी एजुकेशन को लेके आई है, सब्जेक्ट्स के चॉइसेस को लेके आई है। तो हायर एजुकेशन में ही आपके लिए इस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा। मान लीजिए आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीक है और आपकी फैमिली डिमांड करती है कि आप 1 साल तो पढ़ लिए, इसके बाद आप कोई काम करें और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालें, और आप किसी वोकेशनल कोर्स को साथ साथ करते हुए आपने अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया। लेकिन कैरियर स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद आपकी स्टेबिलिटी हो गई और अब आप चाहते हैं कि आप अपनी हायर एजुकेशन करें और जिससे कि आप लोग और भी ज़्यादा अर्न कर सकें। तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि उस टाइम आप सेकेंड ईयर में कंटिन्यू आ जाएंगे और अपनी एजुकेशन को फिर दोबारा से चालू कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट आपकी पॉलिसीज़ में आए हैं और इसका आपको बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा होने वाला है। माई सेल्फ प्रिया फलसवाल फ्रॉम क्लास 12th साइंस। मेरा क्वेश्चन है पैरेलल स्टडीज़ के ऊपर, दैट अब 2-3 महीने के अंदर बोर्ड्स भी हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी, फॉर एग्जांपल जेईई, एनडीए और नीट वगैरह, ये साथ साथ चल रहे हैं। तो हम अपनी स्टडीज़ को बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कैसे करें, विद दैट कम्पिटिटिव भी कैसे, मतलब उस एग्ज़ाम के लिए, जबकि दोनों एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब एक में जो है वो MCQ पैटर्न है, तो एक सब्जेक्टिव पैटर्न, दोनों को एक साथ कैसे लेके चलें? बेटा, जो आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अभी दोनों की ज़रूरत क्या है आपको। अभी आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले आप अपना बोर्ड की प्रिपरेशन कीजिए प्रॉपरली। अब उसके बाद आता है एक CUT होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। वो बेसिकली जो आपने पढ़ा है ना उसी के बेस पे होगा और MC क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे आपसे, मल्टीपल आपके पास चॉइस होगी और उसमें करना है। तो आपको दोनों की ज़रूरत नहीं है, अभी आप फोकस कीजिए अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। देन उसके बाद जो दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं, वो बेटा आपसे जो आपने पढ़ा इसी से रिलेटेड होगा, कोई अलग से उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई अलग से सिलेबस नहीं है उसका, इसी में से है। क्वेश्चंस आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछे जाएंगे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। अभी जैसे आप स्कूल में हो तो उनके लिए आप ये कर सकते हो कि ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती है उनकी, अगर आप वो अटेंड कर सकते हैं तो वो बेटर है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका ये भी डिस्टर्ब ना होगा और वो भी आप प्रिपरेशन कर लेंगे। बट सिलेबस ऐसा नहीं है कि सिलेबस कोई डिफरेंट है, सिलेबस सेम ही है। तो आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आप दोनों को कैसे टाइम दे पाते हैं। वो आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे साथ में। ऐसा नहीं है कि जो वो एंट्रेंस टेस्ट होगा या आप जो ऑनलाइन क्लासेस अलग से लेंगे वो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड ही होंगी चीज़ें, तो अलग नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। आपने जो कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में चल रहा है कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका जेईई का एग्ज़ाम भी आएगा बीच में, तो आप इस चीज़ को पहले तो अपने माइंड में सेट कर लें कि जब आपने इस जर्नी के बारे में सोचा होगा या इस गोल को अचीव करने के लिए सोचा होगा, तो आपको ये भी क्लियर होगा कि साथ साथ मेरे ये 2 एग्ज़ाम आएंगे, क्योंकि ये सडनली नहीं आते, ये प्लान्ड होते हैं ऑलरेडी। और हम लोगों को ये पता होता है कि हमारे बोर्ड के बीच में भी आ सकते हैं और या बोर्ड के 1-2 वीक के बाद में भी आ सकते हैं। तो हमने जहाँ तक चीज़ों को मैनेज करना है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में वो परसेंटेज ज़रूर आए जो आपको कहीं भी किसी भी कॉलेज को अचीव करने के लिए इजीली मिल जाए। उसके बाद आपका आता है कि इस जर्नी के दौरान आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, जेईई की तैयारी भी आपके माइंड में थी कि मुझे ये भी एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए जो आपने प्रिपरेशन साइड बाय साइड की है उसको आप कम टाइम देते हुए, बोर्ड के एग्जामिनेशन को ज़्यादा टाइम देते हुए और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप
पढ़ेंगे तो शायद अपना गोल अचीव कर जाएंगे, क्योंकि सभी को क्लियर है कि 12th पास आउट करने के बाद में कोई आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम नहीं आएगा। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके बेसिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपने 12th लेवल तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड आएगा। तो आप पैनिक ना हो इस सिचुएशन को लेके। आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले प्रिपरेशन आप अपनी 12th बोर्ड को दें, उसके बाद आपका पैरेलली जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी आप ऑलरेडी साइड बाय साइड तैयारी करते आ रहे हैं। तो अपने में कॉन्फिडेंस रखें कि मैं इस फील्ड में भी अपना अच्छा कर पाऊंगी। तो दर्शकों, आज आपने देखा हम माता नंद कौर पब्लिक स्कूल में आए और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे और बच्चों से बात की। अभी चलते चलते मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी MS ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, साथ ही साथ यहाँ के जितने टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सभी का जिन्होंने हमें अपना वक्त दिया, और ख़ास तौर से इन बच्चों का जिन्होंने हमें अपना इतना अच्छा समय दिया। और मैं चाहती हूँ डॉक्टर श्री कृष्ण जी से कि वो कोई एक पर्टिकुलर मैसेज जो वो देना चाहें हमारे दर्शकों को, वो प्लीज़ अपने शब्दों में कहें। हमारे चैनल के माध्यम से मैं सभी बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि एजुकेशन हम जिस भी तरीके से अपनी पूरी कर सकें वो ज़रूर करें और अपने गोल को अचीव ज़रूर करें। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास खुले हैं, उन ऑप्शंस के बारे में जानकारी लें, और जो भी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं वो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करें। बाद में भी आपको काउंसलिंग के बारे में बार बार और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अपनी हायर एजुकेशन में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आती है, कोई हर्डल्स आप फेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके के कैरियर अचीवमेंट में आप अपने हर्डल्स फेस कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी क्वेरी को क्लियर करें। सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से 1-to-1 इंटरेक्ट किया बच्चों के साथ, और उन लोगों के क्वेश्चंस के बखूबी आंसर्स दिए, और उनको कहीं ना कहीं अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले भी होंगे, और उनके अलावा बाकी बच्चे जो क्वेश्चन नहीं पूछ पाए उनको भी उनके माध्यम से उस क्वेश्चन की जानकारी मिल गई होगी, और आने वाले समय में अपने अपने गोल अचीव करने के लिए वो ज़रूर इन चीज़ों को सीखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका, और इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हम अगले बार फिर एक नए एपिसोड में एक नए स्कूल के साथ और वहाँ के टीचर्स, हमारे जो गेस्ट रहेंगे उनके साथ, और साथ ही स्टूडेंट्स के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। फिर होगी एक नई मुलाकात, एक नई वार्तालाप और कुछ नए क्वेश्चंस। तब तक के लिए मैं देती हूँ इस कार्यक्रम को विराम। नमस्कार। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।